हेलो एवरीवन। ऑडिटिंग के अंदर हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक अभी चल रहा है। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंट पीपल हैव वेरिड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर बिहाफ। इन नेक्स्ट स्लाइड फॉलोइंग आर द फ्यू इंस्टेंसेस। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, एक आध और ऑब्जेक्ट रह गया है, वो हम डिस्कस आज करेंगे। हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बाय द गवर्नमेंट, सरकार की ओर से अनुसंधान। किसी भी कंपनी का सरकार की ओर से अनुसंधान कब कराया जाता है और कैसे कराया जाता है, तो इसके दो तरह से हो सकता है इन्वेस्टिगेशन। कंपनी के मामलों का अनुसंधान, सेकंड है कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान। ठीक है, कंपनी के मामलों का अनुसंधान धारा 210 के अंतर्गत होता है। इन कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान धारा 216 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्टली कंपनी के मामलों का अनुसंधान कैसे होता है। इसके अंदर हम देखते हैं केंद्रीय सरकार कंपनी के मामलों का अनुसंधान करने का निर्देश प्रायः तभी देता है जब केंद्रीय सरकार को शक हो कि कंपनी का प्रबंध बुरे ढंग से किया जा रहा है अथवा कंपनी के संचालक या अधिकारी कंपनी के साधनों का प्रयोग अपने निजी कार्यों में कर रहे हों। ठीक है, धारा 223 के अनुसार, मतलब केंद्रीय सरकार जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा किसी भी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कब किया जाएगा, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको या केंद्रीय सरकार है उसको शक हो कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वह से ढंग से नहीं हो रहा है और कंपनी के जो संचालक हैं या जो कंपनी के अधिकारी हैं जो मैनेजमेंट को संभालते हैं वह कंपनी की जो संपत्ति है उसको निजी कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए केंद्रीय सरकार जो है कंपनी का मामलों का अनुसंधान करवाएगी। अब इसके अंदर किन किन पॉइंट्स को कवर किया जाता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, निरीक्षकों की नियुक्ति। जब केंद्रीय सरकार कंपनी के मामलों का अनुसंधान करवाएगी तो वह फर्स्ट इंस्पेक्टर नियुक्त करेगी जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा। नेक्स्ट जो इसके जो कंपनी का जो निरीक्षक है, कंपनी विधान की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 210 के अंतर्गत निम्न दशाओं में केंद्रीय सरकार किसी कंपनी के मामलों का अनुसंधान करने के लिए इंस्पेक्टर को नियुक्त कर सकती है। मतलब किस कंपनी के अंदर केंद्रीय सरकार इंस्पेक्टर को नियुक्त कर सकती है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट हम देखते हैं शेयर कैपिटल वाली कंपनी जो होती है उस कंडीशन में कंपनी के जो सदस्य हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से कम 200 जो शेयर होल्डर्स हैं, 200 सदस्यों के आवेदन पर, कंपनी के शेयर होल्डर्स के 200 सदस्यों के आवेदन पर अथवा ऐसे सदस्यों के आवेदन पर जो कंपनी के मतों के कम से कम 1/10 हितों पर अधिकार रखते हों। जो कंपनी के जितना भी वो शेयर्स हैं या कंपनी का जितना भी हित है उसका 1/10 हिस्से पर अधिकार रखते हैं, वो सदस्य अगर आवेदन करते हैं तो कंपनी निरीक्षक की नियुक्ति करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पॉइंट है बिना अगर शेयर कैपिटल वाली पूंजी तो 200 सदस्यों के आवेदन पर, कम से कम 200 सदस्यों के आवेदन पर। लेकिन अगर बिना अंश पूंजी वाली कोई कंपनी है तो उस दशा में कंपनी की कुल सदस्य संख्या या कंपनी की कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों के आवेदन पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत यदि कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा घोषित करती है अथवा न्यायालय घोषित करता है कि कंपनी के मामलों का अनुसंधान होना चाहिए तो केंद्रीय सरकार एक और अधिक निरीक्षकों को इस कार्य के लिए नियुक्त करेगी। मतलब अगर केंद्रीय सरकार को या फिर न्यायालय को, कोर्ट को लगता है कि कंपनी के सदस्यों का शोषण हो रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा है, तो वो अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है तथा निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। अब सेकंड पॉइंट है कि जब किसी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन का काम स्टार्ट किया जाता है सरकार की तरफ से तो निरीक्षकों को नियुक्त किया जाता है। सेकंड है निरीक्षकों के अधिकार क्या होते हैं, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, जो निरीक्षक है उसके अधिकार क्या होंगे। जो कोई भी कंपनी का निरीक्षक है वो क्या कर सकता है, निरीक्षक को उस कंपनी की सहायक कंपनी, उस कंपनी की सूत्रधारी कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी,
सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी जो उसकी होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी तथा कंपनी के प्रबंध संचालक तथा मैनेजर के मामलों का अनुसंधान करने का अधिकार होगा। जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसकी सब्सिडरी कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी एंड सब्सिडरी का जो मैनेजमेंट है और जो होल्डिंग का जो मैनेजमेंट है और जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसका जो मैनेजमेंट है, उन सबके मामलों का अनुसंधान निरीक्षक कर सकता है। सेकंड है, कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंट का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षक के सामने सब पुस्तकें, प्रपत्र एवं अन्य सूचनाएं रखे जो निरीक्षकों द्वारा मांगी जाए तथा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे। मतलब कंपनी के ना जो मैनेजमेंट है, उसके एम्प्लॉयज है, उनका यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षक को आवश्यक जानकारी दें, वो जो चाहता है वो इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल करवाए और उसकी हर तरह से मदद करे। यदि वह लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो निरीक्षक है उसको मना करते हैं कि हम मदद नहीं करेंगे, हम पुस्तकों तक आपको पहुंचने नहीं देंगे, तो निरीक्षक इस अस्वीकृति की सूचना न्यायालय को दे सकता है। निरीक्षक न्यायालय को बताएगा कि उसको कंपनी के पुस्तकों एवं खातों तक पहुंचने नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, निरीक्षक जो है उसको दी गई पुस्तकों, खातों को 6 माह तक अपने पास, 6 मंथ तक अपने पास अपने अधिकार में रख सकता है। उसके पश्चात, उसके बाद में वह जिस भी पर्सन से उसको वो बुक्स मिली है उनको वह वापस लौटा देगा। नेक्स्ट है, एक निरीक्षक जो इंस्पेक्टर है सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं को शपथ दिलाकर जांच कर सकता है। कंपनी के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंट किसी से भी पूछताछ कर सकता है तथा उनको शपथ दिलाकर जांच कर सकता है। केंद्रीय सरकार की और निरीक्षक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पूर्व अनुमति से किसी भी व्यक्ति या अन्य समामेलित संस्था से भी शपथ दिलाकर पूछताछ कर सकता है। अगर वह संस्था जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उससे रिलेटेड है तो वो उसको शपथ दिलाकर पूछताछ कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के पुस्तक, पत्र अथवा सूचना देने से मना करता है निरीक्षक को तथा उसके द्वारा बुलाने पर उपस्थित नहीं होता है और ना उसके जो रिपोर्ट से उस पर साइन नहीं करता है, उसने जो टिप्पणियां लिखी है या जो नोटिस जो टिप्पणियां लिखी है उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे कठोर जुर्माने की सजा दी जा सकती है। ठीक है ना, मतलब उसको सजा मिलेगी जो पर्सन अगर निरीक्षक की मदद नहीं करता है तो। नेक्स्ट है, एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में निरीक्षक की प्रार्थना पर उस स्थान पर घुसने का जहां पुस्तकें, खाते, कागजात रखे हैं तथा उस स्थान की तलाशी लेने का और पुस्तकों एवं कागज पत्र को जब्त करने का अधिकार दे सकता है प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट एक निरीक्षक को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब अनुसंधान की प्रक्रिया निरीक्षक को दिए गए आदेशों पर निर्भर करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है निरीक्षक को वही बताएगी कि उसको कितना स्कोप है, उसका किस किस वे में उसको चेक करना है, तो उसको जो आदेश दिए जाते हैं उसी के आधार पर वह काम करता है। लेकिन अधिकतम परिस्थितियों में निरीक्षक को कंपनी के लेखे का एक अत्यंत विस्तृत जांच करनी होती है। निरीक्षक किन किन चीज़ों को चेक करेगा उसके हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वह देखेगा कंपनी की संपत्ति का अस्तित्व, कंपनी की जो एसेट्स जो उसकी बैलेंस शीट में दिखाए हुए हैं उनको चेक करेगा, उनकी एग्जिस्ट है या नहीं है, वो उनके जो मूल्य हैं उनको चेक करेगा, एसेट्स को चेक करेगा। कंपनी के स्वामित्व का स्वभाव, कंपनी के दायित्वों का स्वभाव, जो कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ हैं वो किस तरह की हैं, कितने टर्म की हैं, उन सबको चेक करेगा। कंपनी के अपनी सहायक कंपनियों से व्यवहार, अपनी जो सब्सिडरी जो कंपनीज हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार है उसको चेक करेगा इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट है अंतिम खातों में लाभ हानि का निर्धारण, जो फाइनल अकाउंट्स हैं कंपनी के, उसके अंदर
प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह शो किया हुआ है तथा लाभ हानि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इन सब पॉइंट्स को जो इंस्पेक्टर है, जो इन्वेस्टिगेटर है सरकार की ओर से, वह चेक करेगा अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के अंदर। अब जब अपना इन्वेस्टिगेशन का काम कंप्लीट कर लेगा इन्वेस्टिगेटर, उसके बाद वह एक रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, निरीक्षक की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में नेक्स्ट पॉइंट जो है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, निरीक्षक की रिपोर्ट। निरीक्षक अपनी इच्छा से या केंद्रीय सरकार के आदेश पर अपने अनुसंधान के संबंध में अंतरिम रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को देगा। अंतरिम रिपोर्ट क्या होती है? जब उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा होता है उसके बीच में भी वो एक रिपोर्ट इशू कर सकता है कि उसने जो जो काम किया उसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो उसकी जो रिपोर्ट है उसको हम इंटरिम रिपोर्ट बोलते हैं। इंटरिम रिपोर्ट भी वह केंद्रीय सरकार को दे सकता है, लेकिन जब उसका इन्वेस्टिगेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वह एक फाइनल रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को देगा। वो उसको आवश्यक रूप से केंद्रीय सरकार को देनी पड़ेगी। केंद्रीय सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, उसकी एक कॉपी कंपनी को तथा उन व्यक्तियों को और उस न्यायालय को जिसकी प्रार्थना पर अनुसंधान किया गया है उन सबको प्रदान करेगा, उन सबको भेजेगा। केंद्रीय सरकार अगर चाहे, अगर उसको उचित लगे तो वह इस अनुसंधान की रिपोर्ट को प्रकाशित भी करवा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार। अब नेक्स्ट है रिपोर्ट के आधार पर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट है इसके आधार पर केंद्रीय सरकार के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। जब इन्वेस्टिगेटर केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा तो उसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या क्या डिसीजन ले सकती है। फर्स्ट है केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध सापराध दायित्व के लिए दावा कर सकती है। धारा 224 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 224 के अनुसार 224। क्रिमिनल एक्टिविटी, मतलब अगर वह किसी व्यक्ति को दोषी पाती है तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत उसके विरुद्ध दावा कर सकती है केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट करती है वह केंद्रीय सरकार कंपनी के समापन के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि केंद्रीय सरकार यह पाती है कि कंपनी के मामलों का अनुसंधान के अंदर उसको ऐसा लगता है कि कंपनी का प्रबंध सही ढंग से नहीं किया जा रहा है तथा कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कंपनी के साधनों का निजी प्रयोग किया जा रहा है, तो वह कंपनी के समापन का आदेश न्यायालय के सामने आवेदन प्रस्तुत कर सकती है केंद्रीय सरकार। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकार की पावर्स और क्या क्या हैं। केंद्रीय सरकार संबंधित व्यक्ति से हर्जाना या संपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकती है। जो व्यक्ति इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर दोषी पाया जाता है उससे केंद्रीय सरकार हर्जाना वसूल कर सकती है या फिर संपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकती है। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि केंद्रीय सरकार कुछ निर्धारित परिस्थितियों में किसी ऐसे व्यक्ति से जो कपट आदि के लिए दोषी है अथवा उन व्यक्तियों से जिसके कारण अनुसंधान की आज्ञा दी गई थी, मतलब जो लोग दोषी हैं इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के अंदर उनको दोषी पाया गया है, उनसे इन्वेस्टिगेशन के पर हुए खर्चों को वसूल करने का आदेश दे सकती है या वसूल कर सकती है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 225 के अनुसार। ठीक है ना। अब हमने इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मामलों का अनुसंधान, इसके अंदर हमने किन किन पॉइंट्स को कवर किया। अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, इंस्पेक्टर, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट। इन पॉइंट्स को कवर किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 216 के अनुसार।
ठीक है, अब कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान क्या होता है? केंद्रीय सरकार धारा 216 में उचित कारण नजर आने पर वह किसी भी कंपनी की सदस्यता का अनुसंधान करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। सदस्यता का अनुसंधान करने के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? सदस्यता मतलब कंपनी की ओनरशिप, मतलब किन किन लोगों ने कंपनी के जो शेयर्स जो लिए हुए हैं ना, जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी ओनरशिप को चेक करना। अब कंपनी की सदस्यता को चेक करने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है, वह व्यक्ति कौन है जिनका कंपनी की सफलता एवं विफलता में आर्थिक हित है। मतलब ये लोग जो होते हैं बड़े लेवल पे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, तो यही जिम्मेदार होते हैं कंपनी की, क्योंकि इन्वेस्ट सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के द्वारा किया जाता है। वह व्यक्ति कौन है जिनका कंपनी की सफलता और विफलता में आर्थिक हित है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति कौन है जो कंपनी में नियंत्रण करते हैं या उसकी नीति को महत्वपूर्ण तौर पर प्रभावित करते हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं या जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स जो होते हैं उन शेयर होल्डर्स में से होते हैं, और वही लोग कंपनी को नियंत्रित करते हैं, कंपनी के नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ही कंपनी के ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान किया जाता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसका जो टाइम लिमिट है वो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही डिसाइड करती है कि कितने टाइम का और किसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ओनरशिप के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो वो कितने टाइम का किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि किस टाइम का और किन सिक्योरिटीज का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जैसे कि ऐसे शेयर्स, डिबेंचर्स और किसी विशेष सिक्योरिटी का करना है या फिर सारी सिक्योरिटीज का करना है और कितने टाइम का करना है, वह डिसाइड भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाएगा। अब जो इंस्पेक्टर है, जो निरीक्षक है, वह अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को देता है। केंद्रीय सरकार के पास यदि उचित कारण है तो ही वह रिपोर्ट को प्रकाशित करेगा। अब जो ओनरशिप की जो रिपोर्ट है उसको हमेशा पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जाता है। अगर केंद्रीय सरकार के पास कोई उचित कारण है उसको पब्लिश करने का तो ही वह उस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो इन्वेस्टिगेशन करवाती है वह टू टाइप से करवाती है। फर्स्ट है कंपनी के मामलों का अनुसंधान, सेकंड होता है कंपनी के स्वामित्व का अनुसंधान। अब नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट रह गया है